हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फॉलो योर पैशन। आप सबको पता है माइंडसेट सीरीज हम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी रिवीजन हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी 8th यूनिट पर, 8th माइंडसेट क्लास पर, या जहां पर हम करेंगे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और फॉर एजुकेशन। तो आप सबको बहुत ही नॉर्मल लगता है ये जो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हम एजुकेशन में, और बहुत बच्चों को ऐसा लगता होगा ये बहुत इजी है। देखिए, इजी है बट ये ऐसी यूनिट नहीं है जैसे पैडालॉजी है, साइकोलॉजी है। अगर हमें कुछ कंसेप्ट का पता है तो हम कुछ क्वेश्चंस में क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगाते हुए क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हमें पर्टिकुलर टॉपिक की, पर्टिकुलर कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईसीटी है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, कंसेप्चुअल है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट है जिसका हमें पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी कब आई, किसके थ्रू आई, क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है, कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है, क्या होता है। तो इन बातों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तभी आप उस पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस लगा सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हैं इस यूनिट में। यहाँ पर बहुत सारा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट में। साइकोलॉजी भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर पैडालॉजी भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पेपर 1 वाली आईसीटी भी आपको देखने को मिलेगी। आईसीटी वाले इवोल्यूशन जो हम जनरेशन्स पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली एजुकेशन तो होगी। तो बहुत सारी यूनिट्स का कहें कि कॉम्बिनेशन है कि ये तो बहुत अच्छा क्रक्स है, ये बहुत सारी यूनिट्स भी कवर हो जाएंगी। तो इसको ये ना सोचे हमने आईसीटी कर लिया तो इसको हम अपने आप टैकल कर लेंगे। यहाँ कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो एजुकेशन में ही आईसीटी से रिलेटेड यूज़ किए जाते हैं, तो वो हम यहीं पढ़ते हैं, वो आईसीटी में नहीं पढ़ते हैं हम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आई वॉन्ट टू शो यू सम पिक्चर्स, आपको बहुत ही नॉर्मल लगेंगी देखने में। लुक एट हियर, आप इस पिक्चर को देखिए, आपको बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो जब भी हमारे सामने आता है तो एक बार के लिए, हमने चाहे कितनी भी रिवीजन कर रखी है, एक बार के लिए हम सोचते हैं कि कहीं ये तो नहीं है आंसर, कहीं ऑप्शन में ये तो नहीं है। तो ये बहुत ही रिलेटेड से जो 2 और 3 कंसेप्ट होते हैं हमारे आईसीटी में, तो उससे रिलेटेड मैंने पिक्चर है, ये तीनों की हैं, 1, 2 एंड 3। देखने में आपको लगेगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिट आज रिवाइज कर रहे हैं हम, तो कंप्यूटर पे कुछ बच्चे बैठे हैं जो वर्क कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही माइंड को क्लियर करने वाली पिक्चर्स हैं, और मे भी कुछ बच्चों को समझ भी आ चुकी होंगी कि ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। और अगर नहीं आई हैं तो पहले आप सोचिए, एंड में हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों पिक्चर कौन से 3 कंसेप्ट से रिलेटेड हैं जो आपके माइंड को ऐसा क्लियर कर देंगी। कंसेप्ट को पढ़ते हुए या क्वेश्चंस को टैकल करते हुए सिर्फ ये इमेज आपके माइंड में आई और आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट कौन सी इमेज से रिलेटेड है और वो कौन से हमारे आंसर्स को हम टिक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट को, और लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रिवीजन। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्विक रिवीजन। देखिए, मैं आपको आईटी क्या है, आईसीटी क्या है, ये बताने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम मेन टॉपिक्स पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जब भी बात हो इन की, देखिए इन, जब भी कंप्यूटर के अंदर, आपने कभी सॉफ्टवेयर को टच किया है? क्योंकि वो क्या होता है, इनसाइड, वो अंदर डलता है, ठीक है। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात होती है रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात होती है दैट इज रिलेटेड टू आवर हार्डवेयर। उसके बाद इसके ओरिजिन के बारे में देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप सबके पास होगा। इसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, एक पेज पर लिख कर कहीं पेस्ट कर लीजिए, जहां आते जाते आप इसको देखते रहें। सिर्फ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप देखते भी रहेंगे 1 मंथ तक, ये आपके आंखों के सामने रहेगा। बार बार इसको देखोगे तो ये वैसे भी आपको रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे टीचिंग मशीन सबसे पहले अमेरिका में आई 1926 में, तो इसका इवोल्यूशन अगर देखा जाए तो 1926 से स्टार्ट हो गया था हमारी टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन में। तो उसके बाद हमारी जो है मैकेनाइज्ड एजुकेशन आई, जो मॉडल्स आए टीचिंग के। उसके बाद बीएफ स्किनर प्रोग्राम आया 1950 में। फिर 1950 में अगेन इंग्लैंड में क्या हुआ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्ड को सबसे पहली बार यूज़ किया गया इन 1950। दैट्स वाई आई जस्ट मार्क द 3 अगेन हेयर, क्योंकि ये दोनों ही 1950 में हुए थे ये वाले वर्क।
उसके बाद हमारी ब्लूम्स टेक्सोनोमी आई जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करती थी 1956 में। उसके बाद फ्लेंडर इंटरेक्शन 1960 में आया। उसके बाद 1961 में माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद पर्सनलाइज सिस्टम आया इंस्ट्रक्शंस का, PSI 1965 में। देन ओके मॉर के द्वारा क्या किया गया, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आए, CAI 1966 में। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस की, तो देखिए टीचिंग इंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में छोटा होता है, स्मॉल होता है, वो उसको कवर करता है। जो टीचिंग होता है वो इंस्ट्रक्शन ही होते हैं हमारे, क्योंकि टीचिंग में हम क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम कुछ ना कुछ नॉलेज है जो अपने से हम बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को। बट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ टीचिंग हो, ठीक है। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि टीचिंग इज़ इंस्ट्रक्शन बट इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट टीचिंग। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए फॉर्मल आप सबको पता है जो फॉर्मली होता है क्लासरूम में, यानी कि जो स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। 8 बजे आपकी क्लास है तो 8 बजे है भाई, वो आपकी मर्जी से या आपके फ्रेंड्स की मर्जी से चेंज नहीं होगी। इनफॉर्मल वो आप पर डिपेंड करता है, ये इनफॉर्मल है। आप अभी यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है आप ना भी देखें, आपकी मर्जी है आप बाद में देखें, आपकी मर्जी है आप बाद में भी ना देखें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर। तो ये होगा हमारा इनफॉर्मल, जहाँ आपकी मर्जी चलती है, कोई सिस्टम नहीं होता। उसके बाद नॉन फॉर्मल की अगर बात करें तो नॉन फॉर्मल इन दोनों के मिड में आता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं, कुछ इनफॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको मिलाकर हमारा नॉन फॉर्मल बनता है। जैसे ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन होती है। देखिए ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन होती है, कुछ हद तक हमारी मर्जी से होता है, हम नहीं जाते हैं कॉलेज में, बट कुछ हद तक वो क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मली दिए जाते हैं, इस टाइम एग्ज़ाम होंगे, इस टाइम आपको ये सबमिट कराना है, तो वो उसकी भी कोई डेट होती है। तो कुछ चीज़ें फॉर्मल होती हैं वहाँ, कुछ इनफॉर्मल होती हैं, तो वो होता है हमारा नॉन फॉर्मल। जो CAL हमारा CMC CAA, ठीक है, वो नॉन फॉर्मल के अंडर आता है, जो आगे हम कवर करेंगे इनको बहुत अच्छे से डिटेल में। इंक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन आप सबको पता है, इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड ऑल, तो सबको इंक्लूड करना, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सबको एजुकेशन देना। यहाँ पर अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो 3 टाइप की अप्रोचेस होती हैं। यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, साइकोलॉजिकली ट्रेन किया जाता है बच्चे को, साइबरनेटिक साइकोलॉजी, उसके बाद सिस्टमेटिक एनालाइज किया जाता है। देखो फर्स्ट में क्या है कि प्रिपेयर किया जाता है पहले आउटलाइन टास्क का, कि जो टीचर है वो टास्क के आउटलाइन को प्रिपेयर करेगी, उसके बाद टास्क को एनालाइज करेगी, यानी कि ड्यूरिंग, ये हम ये भी कह सकते हैं प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट टीचिंग वाली इंस्ट्रक्शन वाली जो है वो होती है स्टेजेस, ये 3 यहाँ पर, ठीक है, पुटिंग द टास्क इन सीक्वेंस। उसके बाद साइबरनेटिक में क्या होता है, यहाँ पर कहा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एज अ मशीन काम करता है, और मशीन और जो एनिमल हैं उनको कंट्रोल करना और कम्युनिकेट करना उनके साथ, दैट इज़ साइबरनेटिक साइकोलॉजी। देखिए कंफ्यूज ना हो, आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा साइबर कैफ़े पे गए हैं, वो अपना फॉर्म सबमिट कराने गए हैं, फॉर्म निकल गए हैं, अब ये वाली जॉब का है, अब कॉलेज के लिए, तो वो कहाँ गए हैं, साइबर कैफ़े गए हैं। तो साइबर क्या होता है, साइबर कैफ़े में क्या होता है, कैपेचिनो पीने तो नहीं जाते हैं, तो वहाँ फॉर्म फिल करते हैं, तो इंटरनेट भी होता होगा, कंप्यूटर भी होता होगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है यानी कि साइबर है वो किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बीइंग की स्टडी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक टीचर क्या करती है, एक बच्चे में डिज़ायरेबल चेंज लाने के लिए उन पर क्या करती है, इस तरह से साइकोलॉजी को यूज़ करती है कि उन पर कंट्रोल और कम्युनिकेट इस तरह से करे कि जो डिज़ायरेबल चेंज है, हम बच्चे में जो चेंज लाना चाहते हैं, यानी कि जो लर्निंग कराना चाहते हैं हम वो कराएं, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सिस्टमेटिक एनालिसिस इनसे हायर लेवल का होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाती है कि हम इनको यूज़ करते हुए किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम एजुकेशन में करते क्या है एक्चुअली,
एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को साथ मिलाया है तो क्या काम आता है। टेक्नोलॉजी को हम कहीं ना कहीं तो यूज़ करते होंगे ऑब्वियसली एजुकेशन में, तो कहीं पर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कहीं पर हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, कहीं पर हम ओवरऑल यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में। तो इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, लर्निंग थ्योरीज के बेसिस पे किया जाता है, यानी कि बिहेवियरिस्टिक बेसिस पे, कॉग्निटिव बेसिस पे, कंस्ट्रक्टिव, इन थ्योरीज के बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन किया जाता है। बिहेवियर की बात करें तो यानी कि न्यू बिहेवियर पैटर्न जो रिपीट होता है एंटिल इट बिकम ऑटोमेटिक है, यानी कि जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखिए ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, हम बहुत बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, बट अगर फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको कुछ रिलेट करके समझाती हूँ इनको कैसे इनके नेम याद रखें, क्योंकि मेनली आप होते होंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है और क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है। जब सामने दिखता है इट्स ओके, जब क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो दोनों ऐसे लगते हैं जाने पहचाने, क्योंकि दोनों ही हम पढ़ चुके होते हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों ही इसके आंसर हैं। तो उसको कैसे रिलेट करें, पैवलोव, ठीक है, सी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो किसकी बात करेंगे हम, पैवलोव की। आप यहाँ से याद रखना टी जो है, टी थॉर्नडाइक, टी ट्रायल, थॉर्नडाइक टी से स्टार्ट होता है, और ऑपरेंट यहाँ पर ध्यान से देखो BFS। हमारी लाइफ में 3 बहुत मेन आदमी होते हैं, मेंबर्स होते हैं, या हम कहें हमारे क्लोज होते हैं, ठीक है। वो कौन होता है, ब्रदर, ठीक है, फ्रेंड और सिस्टर, ठीक है। ये 3 हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनके साथ हम लड़ते हैं, जिनको हम फंसवाते हैं, जिनके साथ हम पार्टीज करते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा हमारी चीज़ों को ऑपरेट करने में, या फिर आप इसको एक ह्यूमर की तरह भी याद रख सकते हैं कि हर जगह ऑपरेशन की कंडीशन ले आते हैं कि हमारा तो ऑपरेशन करा दिया भाई, भैया ने फंसवा दिया, आज तो भैया ने बता दिया, भैया ने घर से नहीं निकलने दिया, मम्मी को मना कर दिया, ठीक है, या बहन ने फंसवा दिया, पैसे नहीं दिलवाए मम्मी पापा से, या फ्रेंड्स ने फंसवा दिया कहीं ले जाके, तो ठीक है, तो ऑपरेशन करा देते हैं किसी भी कंडीशन में ये तीनों BFS। तो ध्यान रखना, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है BF स्किनर का है, जो हमें डरा देते हैं कहीं भी, इससे भी याद रखना, डरा देते हैं। आपने देखा होगा कभी शेर की तरह चूहे को खड़े हुए देखा है आपके सामने, रैट को? नहीं, वो क्या करेगा, वहां से बिल्कुल भाग जाएगा एकदम से। यहाँ पर देखिए जो डॉग होता है, जो आपने देखा होगा, रैट है, जो कैट है, वो क्या करती हैं, वो डर जाती हैं, वो भाग जाती हैं। तो ऐसे ही BFS क्या करते हैं, ये एक दूसरे को भगाते रहते हैं, ठीक है, कहीं भी ऑपरेशन करा देते हैं। और जो पैवलोव है, ठीक है, वो पागल कर देता है। कभी पागल कुत्ते ने काटा है तो वो पागल कर देता है, ठीक है, वो ऐसी कंडीशन ले आता है, क्लासिकल डांस करा देता है हमसे। जब कुत्ता सामने आ जाए तो क्या करते हैं, भागना पड़ेगा भाई, पागल है वो तो हमारी सुनेगा ही नहीं, वो डरेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिकल डांस करना पड़ेगा, भागो भागो, ठीक है, बचाओ भागो, पुरानी ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो लगानी पड़ेगी। तो पैवलोव है हमारे ये। उसके बाद अगर यहाँ इधर बात करें हम, प्याजे हैं, बहुत ही कॉमन हो चुके हैं पढ़ पढ़ के। 4 स्टेजेस दी हैं इन्होंने अपनी, सेंसरी जो मोटर दी है, फॉर्मल, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। बर्थ 2 तक होती है सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 to 7, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज। तो ऐसे इस तरह से इन्होंने क्या दी है, फॉर्मल ऑपरेशन, तो 4 स्टेजेस दी हैं। उसके बाद जो है ऑसबेल, जो हम डिटेल में भी करेंगे, इन्होंने अपना मॉडल भी दिया है, एक्चुअल प्रोसेस दिया है, जिन्होंने लर्निंग के थ्रू कैसे हम एक्चुअल प्रोसेस करते हुए नॉलेज को बेस बनाते हैं, कैसे एक्विजिशन होती है नॉलेज की, ठीक है। उसके बाद हमारे वाइगॉत्स्की हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सोसाइटी में रहकर सीखने पर जो है प्रेशर दिया है। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें दी हैं, जैसे हमें ZPD का जो कंसेप्ट दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO का कंसेप्ट दिया है, स्कैप फोल्डिंग का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। तो ये 3-4 कंसेप्ट ये इन्होंने दिए हैं। तो उसके बाद हमारे हैं ब्रूनर। जो ब्रूनर क्या है, ब्रूनर ने थ्योरी दी है इंस्ट्रक्शंस की, ये मतलब 4 मेजर एस्पेक्ट्स दिए हैं इन्होंने, कि जो है लर्निंग जो है वो प्री डिस्पोजिशन होती है,
जो नेचर है, पेसिंग है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी कि जो हमारा स्किनर से रिलेटेड है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के पे फोकस करते हैं ये। स्ट्रक्चर, नॉलेज के स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्रैस्प किया जाता है लर्नर के थ्रू। मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस क्या होती है प्रेजेंट मटेरियल की, कि मटेरियल को इस तरह से प्रेजेंट करें कि इफेक्टिव वे में, कि लर्निंग अच्छे से हो सके। इधर हमारे आते हैं लास्ट में कंस्ट्रक्टिविटी में। जब कंस्ट्रक्ट कराया जाए, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करें, खुद अपने हाथों से सीखें, तो जॉन दवे, प्याजे, वाइगॉत्स्की, ब्रूनर, ये सब इनके क्या हैं, प्रोपॉन्डर हैं, जो क्या कहते हैं कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। अब यहाँ से हमारा बी पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि सिस्टम्स अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम यानी कि एक मैनेजमेंट, एक प्रोसेस, एक प्लान तरीके से चलना, सिस्टम को यूज़ करते हुए। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं उनको डिज़ाइन करना। और जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है ना, इज़ ऑल्सो नोन एज ISD, यानी कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स डिज़ाइन, सिस्टम के द्वारा डिज़ाइन किए गए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। मैनेज करना सभी चीज़ों को एक अलग तरीके से, यूनिक वे में। अब बहुत सारे आप सब जानते हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, कितना ही छोटा स्कूल क्यों ना हो, तो कंप्यूटर कितने सारे ICT के यूज़ हो गए हैं वहाँ पर, कितनी सारी क्लैरिकल वर्क है, कितना सारे रिकॉर्ड्स हैं बच्चों के, सब कुछ कितना ईजी हो गया है। जब मैनुअली ये काम होता था तो कितने सारे तो हमारे रजिस्टर फिल हो जाते थे और कितना टाइम लगता था उनको फाइंड आउट करने में। तो ये क्या हो गया, एक अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इनपुट डालते हैं, प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है। ये कुछ इसके स्टेप्स होते हैं। एनालाइज करते हैं पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को, फिर फॉर्मुलेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को, फिर जो मैकेनिज्म है उसको असेस किया जाता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का। उसके बाद एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, फिर आइसोलेशन करते हैं प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम को आइसोलेट करने के बाद प्रोवाइड करते हैं कि टेंटेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। उसके बाद रिवैल्यूएट करते हैं, एक अच्छे तरीके से सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया जाता है। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन क्या होगा इसका, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट और मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट मॉडल की, एडी। ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में 1975 में दिया गया था। ये एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने का टूल है कि हाउ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की बात आए और स्कूल की ना हो तो ऑब्वियसली एजुकेशन में, स्कूल में हर दिन कोई ना कोई टीचर कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स देती रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है डेवलपमेंट का इंस्ट्रक्शंस के। यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए इसमें तो कुछ याद करने की तो चीज़ें ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ADDIE अपने आप में क्या करता है, पूरे जो कंसेप्ट को कवर कर लेता है। एनालाइज करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंटेशन, दैन इवैल्यूएशन, यानी कि सबसे पहले चीज़ों को रिव्यू किया जाता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। उसके बाद डिज़ाइन किया जाता है कंटेंट का, कंटेंट को अलग अलग पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। टीचर्स डिज़ाइन करती हैं कंटेंट को, उसके बाद उसको इफ़ेक्टिव मेथड्स को डेवलप करती हैं कि कौन से मेथड के थ्रू वो पढ़ाएंगी। उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लान किया जाता है मेथड्स को, यानी कि पढ़ाया जाता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ये स्टेज होती है हमारी फोर्थ। उसके बाद चीज़ें जब हम पढ़ा चुका होता है जब एक टीचर, तो इवैल्यूएट किया जाता है, असेस किया जाता है इफ़ेक्टिवनेस को और उसके इम्पैक्ट को, क्या बच्चों पर उसका इम्पैक्ट पड़ा है, कितनी लर्निंग हो पाई है, कितनी इफ़ेक्टिवनेस थी। उसके बाद नेक्स्ट है श्योर मॉडल। ये क्या करता है, ये इफ़ेक्टिवनेस के लिए टीचिंग और लर्निंग में भी प्रोवाइड करता है मोर इफ़ेक्टिवनेस। इसमें कुछ फेजेस दिए गए हैं, ASSURE। एनालाइज करते हैं पहले लर्नर की करेक्टरिस्टिक को, ये थोड़ा सा उससे डिटेल में है। वहाँ हम क्या करते हैं, कंटेंट से स्टार्ट करते हैं, कंटेंट पे फोकस करके कि लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है उनको रिव्यू करके सीधा कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। बट यहाँ पहले क्या करते हैं, लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक पर्टिकुलर लर्नर की, और उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। तो पहले लर्नर को एनालाइज किया जाता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर मेथड सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद यूटिलाइज किया जाता है, सभी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, 5 P's यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, फिर जो रिक्वायर पार्टिसिपेशन है, उसके बाद इवैल्यूएट किया जाता है चीज़ों को। यूटिलाइजेशन में हम बात करें 5 P's की, तो ये क्या होते हैं,
प्रीव्यू करते हैं, प्रिपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी को, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट को, फिर लर्नर को प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रोवाइड। तो ये 5 P's से रिलेटेड है, यानी कि सभी चीज़ों को यूटिलाइज करना, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मटेरियल, सभी को। ABCD वाले ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशंस, डिग्री। उसके बाद डिके एंड कैरी मॉडल मेसन्स, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल होता है। स्ट्रेस डाला जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, कि स्टूडेंट को किस तरह की ज़रूरतें हैं टू लर्न एंड कलेक्ट द डाटा, और फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है खुद स्टूडेंट से, टू रिवाइज इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है इस मॉडल में, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं कि हाउ टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट, की कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करना, और यहाँ पर 10 कंपोनेंट्स की बात की जाती है, ठीक है। असेस नीड टू आइडेंटिफाई, कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, उसके बाद एनालिसिस ऑफ लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट, फिर राइट द परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप करते हैं असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, उसके बाद डेवलप किया जाता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को, डेवलप किया जाता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, डेवलप किया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि किस तरह से चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद रिवाइज किस तरह से करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। फाइनल जो स्टेप होता है लास्ट में, कंडक्ट और समेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही इजी है इनका मॉडल इंस्ट्रक्शंस का, जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक स्टेप कंप्लीट तो नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद बात करें 5 E's की, कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो एंगेज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, एलैबोरेट करना एंड इवैल्यूएट करना। इनके साथ इनके कुछ कीवर्ड्स हैं। एंगेज करना यानी कि पहले बच्चे को की अटेंशन गेन करना, फोकस गेन करना स्टूडेंट का बाय आस्किंग क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट कर दिए जाएं कि उनकी अटेंशन गेन कर पाएँ, हम फोकस को गेन कर पाएँ। उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इंक्वायर करना, एक्सपीरियंस को यूज़ करना, रिफ्लेक्शन देना, डिस्कवर करना, चीज़ों को एग्जामाइन करना। फिर हम एक्सप्लेन करने में क्या करते हैं, चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। एलैबोरेट करना यानी कि कम्युनिकेशन, फॉर्मल मैनिपुलेशन करना, फिर एडिशनल जो जजमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करनी बच्चों को, लास्ट में असेस करना, उनको अप्लाई करना जो सोल्यूशन है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना, और लर्निंग। तो ये लास्ट में इवैल्यूएट में आते हैं। फिर 9 एलिमेंट हैं हमारे कंस्ट्रक्टिव आईडी के। तो उसके बाद सेम क्या है, जो गैगने के 9 इवेंट्स हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस के, सेम हमारे 9 एलिमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट के हैं। अटेंशन, देखिए बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी ये 2 यूनिट में आते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। एक टीचर को, अगर आप टीचर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट तो रहे होंगे कभी ना कभी। एक टीचर की बात को ध्यान रखिए, वो क्लास में आते ही क्या करता है, सीधा स्टार्ट कर देता है फीडबैक, असेसमेंट, री रिकॉल द रिटेंशन, कंटेंट, द प्रेजेंटेशन। बिल्कुल नहीं, वो पहले आपको ग्रीट भी करता है, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करता है, अटेंशन गेन भी करता है आप लोगों की। तो एक टीचर आता है, सबसे पहले अटेंशन गेन करता है, उसके बाद नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव उसकी नॉलेज हो बताता है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर जो पहले पढ़ चुके हैं उसको, अब छोड़िए, आप सब कुछ छोड़िए, मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको वेलकम किया, ठीक है। आपके अटेंशन गेन के लिए मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई कि आप अटेंटिव हो जाएं, आप थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालें कि ये किस चीज़ से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आज हम ये कंबाइन करेंगे, चीज़ों को कंबाइन जो दिया गया है इस यूनिट में, इसको हम सेपरेटली अच्छे से रिवाइज करेंगे। आज के बाद क्या होगा, इस लेसन की रिवीजन के बाद, इस लेक्चर के बाद हम क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन है उससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज कराई आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर मैंने आपको बताया कि लास्ट में हमने ये किया, और अब भी हम करते हुए, अभी अभी मैंने कहा कि गैगने जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, तो रिकॉल कराया आप लोगों को, ठीक है, जो पहले की नॉलेज है। उसके बाद मैं जो अब वाला जो कंटेंट है, यानी कि जो अब पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट में, उसको क्या किया, कंटेंट को प्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक टीचर। एक जब
उसने कंटेंट को प्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे अब मैं आपको कह सकती हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती जुलती हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना, इनको लिख के याद करना, गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है, फिर उसको क्या उसकी प्रैक्टिस की जाती है स्टूडेंट्स के थ्रू, फिर वहाँ से फीडबैक मिलता है कि कितना समझ आया और कितना कवर हुआ, फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, लास्ट में रिकॉल और रिटेंशन। सो सिंपल। तो इसको सिर्फ अपने आप को भी अगर आप रख के देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे 9 इवेंट्स बताए हमारे गगने ने, जो कि बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है। ऑसबेल का मॉडल है, इसको एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, असिस्ट करता है स्टूडेंट की लर्निंग को, और एक ये ब्रिज है न्यू लर्निंग और एग्जिस्टिंग जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि जो हमारी नई लर्निंग हुई है और जो ऑलरेडी हमारे पास था। अब आप लोगों को बहुत कुछ आता होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो डेट पहले भी आ चुकी थी, उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर चुके होंगे, और मे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसको डेट की भी कोई फिक्र नहीं थी, वो अपनी तैयारी पहले से कर चुके हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, बट वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो बट अब भी ऐसी सिचुएशन है कि आपको आता है बट हम रिवाइज कर रहे हैं, मे बी आपको मेरी वीडियो के थ्रू या तो रिवीजन ही क्विक हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए, या फिर हो सकता है कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिले, हो सकता है कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में ऐसा क्लिक कर जाए। तो आपके आइडियाज़ तो थे आपके पास एग्जिस्टिंग, बट मैंने उसको क्या कर दिया, न्यू लर्निंग के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक ब्रिज बन गया है आपके पास जो खुद के आइडिया हैं और मेरे आइडिया को मिलाकर। यानी कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर क्या होता है, ऑसबेल का मॉडल क्या कहता है, ये एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजर बनता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज ढंग से नई लर्निंग को कराने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, चीज़ों को एक्सपोज करके, चीज़ों को कंपेयर करके। इसके फेजेस होते हैं, देखिए 3 फेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट में क्या आता है, टीचर एक लेसन को प्लान करता है, फिर मैनेज करता है, फिर मास्टरी। अब यहाँ पर सेम एज इस वीडियो को ही ले लीजिए, पहले मैंने सोचा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको क्विकली आपको रिवाइज कराया जाए, ठीक है, उसके बाद लेसन प्लान में क्या क्या सोचा कि क्या एम होंगे, ठीक है, रेलिवेंट नॉलेज दी जाए आपको, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें बताने के बजाय, इसको लंबा खींचने के क्या किया जाए, रेलिवेंट नॉलेज प्रोवाइड की जाए और चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। फिर मैनेजमेंट में क्या आता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, लॉजिकल ऑर्डर में है। अब मैं आपको लास्ट डी पार्ट पहले पढ़ा रही हूँ, उसके बाद ए पार्ट पढ़ा रही हूँ, उसके बाद सी पार्ट पढ़ा रही हूँ, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मटीरियल को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मास्टरी में क्या होता है, एक्टिव रिसेप्शन है या नहीं, क्रिटिकल जो वो होता है सब्जेक्ट मैटर, उसको अच्छे से अप्रोच किया है, क्रिटिकली अप्रोच किया है नहीं किया है सब्जेक्ट मैटर को, या बाहर की बातें किए जा रहे हैं और सब्जेक्ट मैटर क्रिटिकली उसकी अप्रोच यूज़ नहीं की है। यानी कि टीचर क्या करता है, स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करता है, एग्जाम्पल्स यूज़ करता है और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आई थिंक स्पीड तो तेज नहीं हो गई है, वैसे तो आई थिंक 2x आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वीडियो को 2x की स्पीड से ही हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा CAI, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी, वर्कशीट होती है। देखिए कंप्यूटर जो असिस्ट करे, कंप्यूटर को जिसमें असिस्ट किया जाएगा, असेसमेंट में हेल्प करेगा, वर्कशीट होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा वर्कशीट्स आती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं पीछे, मल्टीमीडिया जो कंटेंट होता है, हमारे MCQs होते हैं, जो इमीडिएट फीडबैक होता है वो CAI में इंक्लूड होता है। CAL यानी कि असिस्टेड लर्निंग। अब लर्निंग की जहाँ बात आ रही है तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, लर्निंग थ्रू सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स और ई बुक और सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी ई बुक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट आपने देखा होगा, ई बुक्स होती हैं, अवेलेबल होती हैं हमारे क्रोम पे भी, हमारे प्ले स्टोर पे भी, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे। CBT की बात करें तो CBT क्या होता है, हमारा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो इसमें इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्टर होता है, लेस एजुकेशनल प्रोसेस कम होता है, इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्टर होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं और ट्रेन करते हैं सामने। SML में क्या होता है, यहाँ मैनेजमेंट की जाती है, मैनेज किया जाता है लर्निंग को, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को मैनेज किया जाता है। ODLM ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जैसे यूट्यूब है, हाइपर मीडिया फॉर्मेट माना जाता है इसे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है,
यहाँ पर आप इसको एटी से याद रख सकते हैं, आर पीछे ऐड कर लेना। एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट, रिवाइज इसके स्टेप्स होते हैं। उसके बाद अगर हम वेब्स की बात करें तो ये बिल्कुल आप क्या करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करना, बिल्कुल पुराने टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद मिड में, उसके बाद न्यू। ये इसमें जो कमियां थी वो इसमें क्या हुई, पूरी हुई। जो इसमें थी वो यहाँ पर, यानी कि स्पीड की बात हो या फिर स्टोरेज की बात हो, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से क्रोनोलॉजिकल वे में चलेंगी, ठीक है। और इनको आप याद कर सकते हैं एक फैमिली मेंबर से, यानी कि आप इमेजिन करना कि जो टिम हमारे बर्नर ली हैं और टिम ओ'रियली, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब जो बर्नर ली हैं वो हस्बैंड हैं, उन्होंने 1996 में एक वेब बनाई, वेब 1.0। उनकी वाइफ को आया गुस्सा कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा समझते हैं। ओ रियली, गुस्से में नहीं बोलते, तो ओ रियली ने क्या किया, उन्होंने 2006 में वेब 2.0 उनसे भी ऊपर बना दी, बहुत सारी क्वालिटी के साथ। अब हस्बैंड जो हमेशा चाहते हैं हम जो वाइफ है उनसे आगे रहें, तो उन्हें क्या हुआ, उन्होंने और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। उन्होंने दोबारा से 2016 में वेब 3.0 लेकर आए, बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ, जो 2.0 से आगे निकल गई। यहाँ पर बात की जाती है डेलॉन मैकलेन्स IS यानी कि इम्पैक्ट और सक्सेस मॉडल की, जो कि 1992 में 6 मेजर डायमेंशंस के साथ डेलॉन ने क्या कहा था कि इसके 6 डायमेंशंस हैं मेजर इस मॉडल के, यानी कि सिस्टम में क्वालिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव होनी चाहिए, इसका जो यूज़ है प्रॉपर होना चाहिए, जो यूज़र है उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इंडिविजुअल इम्पैक्ट, इंडिविजुअली हर इंसान पे इम्पैक्ट डाले, ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीज़ें। तो ये इम्पैक्ट और सक्सेस मॉडल के 6 डायमेंशन हैं जो रिगार्डिंग द कंप्लीट जो मॉडल है उसके चारों तरफ घूमते हैं, ये 6 पॉइंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये जो 3 वर्ड है ना, आपको देखने को मिलेंगे और बहुत बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम्पल कौन सा है, कंप्यूटर असिस्टेड कौन सा है, कंप्यूटर एडेप्टिव कौन सा है। तो दोबारा से देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पुराना, सबसे पहले एक तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करना डियर, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और देन थर्ड, ये सबसे लेटेस्ट है। कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, यानी कि कंप्यूटर की असिस्टेंट, यानी कि कंप्यूटर क्या करे, असेस करने में हेल्प करे, असिस्ट करे। बस जिस तरह से हम OMR शीट भरते हैं, ये ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। असिस्टेड कंप्यूटर यहाँ सिर्फ असिस्ट करेगा, किस तरह से, यहाँ पर अब देखिए आप CAA, यहाँ पर लिख लीजिए CAA, ये एग्जाम्पल है, कभी नहीं भूलेंगे। जहाँ बात की जाती है, देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर की हेल्प भी ले रहे हैं, बट यहाँ पर हमने पेन को नहीं छोड़ा है। पेन या पेंसिल से हम सर्कल क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। फिर OMR शीट, ठीक है, कहाँ पर हमारी चेक होती है, कंप्यूटर में चेक होती है, ठीक है, काम ईजी हो गया है। बट यहाँ पर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही, मतलब कि कंप्यूटर को भी यूज़ कर रहे हैं और मैनुअल चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा CAA का। उसके बाद सेकंड आया कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। वैसे इसको आप नहीं भूलेंगे, सीधा सा अपने से याद रखना, हमारा NTA एग्ज़ाम, जो NTA एग्ज़ाम लेती है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, कंप्यूटर पर बेस्ड है। हम वहीं पर आंसर देते हैं एज लाइक दिस, यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे कोई मतलब नहीं है आपसे, आपको कोई मतलब नहीं है इससे, आपके हाथ में कोई पेन नहीं है, कोई पेंसिल नहीं है, ना आपको OMR भर के देनी है। आपको यहीं कंप्यूटर पर क्या करना है, डायरेक्टली आंसर करना है और वो आपका वहीं पर सबमिट हो जाएगा और वहीं पर आपका चेक होगा। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर पर बेस्ड होता है, ठीक है। थर्ड वन है हमारा
कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग, देखिए ये बहुत ही एडवांस्ड है, जिसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। ये बेस्ड होता है लर्नर की एबिलिटी पर। देखिए बच्चे, कोई बच्चा एक्सीलेंट है, यहाँ पर क्या करता है, टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है वो मान लो 10 कैटेगरी बना देता है। अब सपोज करो मैंने कैटेगरी ए चूज़ की है, तो ए से रिलेटेड फर्दर डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे, और मेरी फ्रेंड ने कैटेगरी डी की है तो डी से रिलेटेड वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक्सीलेंस और अपनी एवरेज, अपने बेसिस पर, अपनी एबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, और ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड ही क्या होते हैं, क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग। यहाँ आप देखिए, अब इस पिक्चर को याद रखना, कंप्यूटर अडेप्टिव। यहाँ पर क्या है कि इस लड़की ने कितना ठीक किया है। अब ये जिस हिसाब से चूज करेगी ना ऑप्शन, ठीक है, उसी हिसाब से जो कंप्यूटर है वो आंसर देगा, और उसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चंस को उसके सामने लाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स होता है। होप आपको तीनों पिक्चर्स से अब क्लियर हुआ होगा ये तीनों चीज़ें, तो इनको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। कई बार एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे सामने एग्जांपल होता है और हम नहीं बता पाते कि वो असिस्टेड में आएगा, अडेप्टिव में आएगा या बेस्ड में आएगा। अडेप्टिव क्या होता है, लर्नर की एबिलिटी पे बेस्ड होता है, बहुत ही एडवांस होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है इसमें। ठीक है, असिस्टेड में क्या होता है, वो सिर्फ असिस्ट करता है। यहाँ पर दोनों टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारी ट्रेडिशनल भी और आईसीटी को भी यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ हमारे हाथ में पेन भी होता है, हम जो है क्या करते हैं, OMR शीट को फिल करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड क्या होता है, जो कम्प्लीटली कंप्यूटर सिर्फ असिस्ट नहीं करता, कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, कंप्यूटर पर बेस्ड होता है हमारा टेस्ट। So it was all about our 8th unit। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 9th यूनिट को, जो कि बहुत ही हटके है। हमने ज़्यादा वो DLED, JBT, BEd, MEd उन चीज़ों में नहीं की है, और बहुत कुछ उसमें अलग है। CPM क्या है, PERT क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, बहुत सारी जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, किस स्टाइल में कौन से मेथड को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए, हमें पार्टिसिपेटिव होना चाहिए या हमें टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, किसके बेसिस पे होना चाहिए, कैसे क्वालिटी को मेज़र करते हैं, कैसे हम इफेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं, एजुकेशन में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह से हेनरी फ्योल के जो है प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए एजुकेशन में, वो सब बहुत अलग है हमारे एजुकेशन में। ये यूनिट बहुत ही डिफरेंट है, और जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर से भी रिलेट करती हैं। जैसे करिकुलम है, टीचर एजुकेशन है, और हमारी जो हायर एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट की जो एजुकेशन की हिस्ट्री है वहाँ से रिलेट करती है। बट जो हमारी 9th यूनिट है उसमें बहुत कुछ अलग है सीखने को, और थोड़ी लेंदी यूनिट है बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप के, क्वालिटी के, बहुत सारे क्वालिटी गुरुज के बारे में बहुत सारी चीज़ें नई हैं और नई सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्कुल होम एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम क्लियर करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट को। नेक्स्ट यूनिट में भी थोड़ी सी वीडियो जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को थोड़ा सा, नॉट मोर देन, बट कुछ भी जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी हमारे कंटेंट से छूटे ना, और अच्छे से जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, उसके मॉडल्स हैं, या CPM है, PERT है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। इसलिए लेट्स सी, देखते हैं अगर A-B पार्ट हो पाया तो हम डिफरेंट यूनिट में कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम एक अलग यूनिट करेंगे, उसमें जो 10th यूनिट करेंगे उसमें ऐड करेंगे, या फिर हम 2 पार्ट्स बना देंगे 9th यूनिट के, A और B पार्ट करेंगे एक वीडियो में। अगर हो पाया तो हम कोशिश वैसे ये करेंगे कि क्विक रिवीजन हम एक में ही करें, बट उसके कंसेप्ट्स कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए नए हैं, तो उसको थोड़े अच्छे से रिवाइज करते हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा डिटेल में उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर हो पाया तो 1.5 आवर की वीडियो में अगर कंप्लीट हो पाया तो इट्स ओके, नहीं तो 2 वीडियो करेंगे उस पर। A और B पार्ट को एक में डालेंगे और नेक्स्ट C और D पार्ट को नेक्स्ट में करते हैं। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्विक रिवीजन को, एंड लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।